रिएक्ट की जो एप्लीकेशन होती है उसको हम किस किस तरीके से स्टाइल कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके स्टाइल करने के, स्टाइलिंग का हमारा जो टॉपिक है ना वो आज हमने देखना है। अच्छा, ये मैंने एक नई ना रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाई है ताकि फ्रेश एप्लीकेशन के अंदर हम देख सकेंगे किस तरीके से काम करना है। डिफरेंट तरीके हैं सीएसएस करने के, स्टाइल करने के रिएक्ट की एप्लीकेशन में। नंबर 1 तो वो इनलाइन वाला तरीका है। इनलाइन स्टाइलिंग कैसे होती है, स्टाइल शीट वाला तरीक़ाकार है जो हम अलहदा से स्टाइल शीट बना लेते हैं। इसके बाद मॉड्यूल्स होते हैं, सीएसएस मॉड्यूल्स। इसके अलावा यूआई लाइब्रेरीज हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास टेलवेंट सीएसएस से भी स्टाइलिंग होती है और आइकन्स लाइब्रेरीज देखते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि ये तो अब आइडिया तो है ना आपको सीएसएस की फाइल्स बनाने वाला, ये तो कोई बड़ा मसला नहीं है। तो मैं इन सबको अभी के लिए ख़त्म कर रहा हूँ। index.css तो मेरे पास कुछ ये चीज़ आ गई, ठीक है। इसमें हमारे पास सिंपल वे तो वही है कि हम सीएसएस की फ़ाइल बनाते हैं और उसके अंदर अपनी स्टाइलिंग करते हैं। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग है, बल्कि मैं सब कुछ डिलीट करता हूँ और नए सिरे से हम चीज़ बनाते हैं। हेडिंग फ्रॉम ऐप कंपोनेंट, ठीक है। और इसको मैं क्लास दे रहा हूँ हेडिंग की, और मैं एक फोल्डर बनाता हूँ कंपोनेंट्स का, और इसके अंदर एक और फाइल बनाता हूँ card.jsx rfce कार्ड, और इसके अंदर भी मैं एक h1 लगाता हूँ हेडिंग कार्ड हेडिंग, और इसको रेंडर करवाता हूँ इस पे। कार्ड कंपोनेंट ऊपर से इंपोर्ट हो गया और हमारे पास रेंडर हो गया। तो ये हमारी ऐप हेडिंग है और ये हमारी कार्ड की हेडिंग है। तो हमने इन दोनों को क्लास दी हुई है, अभी हमने क्लास नहीं दी, क्लास इसको भी हेडिंग। ऐप में मैं गया, मैंने कहा हेडिंग कलर रेड, ठीक है। तो आपके पास दोनों का कलर रेड हो गया। ये तो हमारा नॉर्मल तरीका है जो हम सीएसएस करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फ़र्ज़ करें मुझे इस कार्ड की हेडिंग का कलर अलहदा से करना था, या मैं यहाँ पे H2 बनाता हूँ एक सेकंड कार्ड हेडिंग। अब यहाँ पे इनलाइन स्टाइलिंग का एक तरीका है हमारे पास, स्टाइल प्रॉप, ठीक है। तो हम देख रहे थे कि डिफरेंट स्टाइलिंग, एक तो हमने सीएसएस वाला स्टाइल वाला तरीका देखा हमने, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम क्या थी वो मैं आपको बता रहा था। तो यहाँ पे मैं इशू क्या आएगा, जो इशू मैं आपको समझा रहा था, इसमें इन दोनों का जो कलर है हमारे पास रेड हो गया, ठीक है। और इन दोनों को क्लास जो है वो सेम लगी हुई है हेडिंग की, और लेकिन हैं ये दोनों डिफरेंट कंपोनेंट्स। एक ऐप कंपोनेंट है, ऐप भी कंपोनेंट ही है, ठीक है, और एक कार्ड कंपोनेंट है। ये दोनों डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं लेकिन क्लास इन दोनों को सेम लगी हुई है। अच्छा, हम क्या करते हैं जब क्लासेस बड़ी हो जाती हैं, बड़ी क्लासेस, सॉरी क्लासेस नहीं, सीएसएस जब बड़ी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट ये जो आपके कंपोनेंट्स हैं ना, इनकी स्टाइलिंग सेपरेट कर लेते हैं। एक फोल्डर बना लेते हैं हम कार्ड का, ठीक है, और इस कंपोनेंट को इस कार्ड के अंदर डाल दिया मैंने। अब एक, अच्छा, और इस कार्ड वाले में एक और फाइल बना ली कार्ड.css, ठीक है।
कार्ड की मैंने अलहदा से ही कार्ड से मैंने कार्ड को इंपोर्ट कर लिया। अब हम जो कंपोनेंट्स बनाएंगे मोस्टली हम कार्ड के अंदर बनाएंगे। तो इसके अंदर आपके पास मैं इसमें एक और फोल्डर बना लेता हूँ ताकि नज़र ठीक है, और ये मैं कह देता हूँ मेन्यू। तो ये हमारे पास दो फोल्डर, अभी मेन्यू का फोल्डर खाली है। तो कार्ड के फोल्डर में अब दो फाइलें हैं मेरे पास। फाइल का नाम CSS का कुछ भी रख सकते हो आप, ठीक है, लेकिन card.jsx हमारी वो वाली फाइल और card.css फाइल। इसके अंदर मैं हेडिंग को टारगेट करता हूं और कलर कर देता हूं ग्रीन। सेव करता हूं और इसको आपने इस CSS फाइल को इसके कंपोनेंट के अंदर इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट, और इसके लिए फ्रॉम वगैरह लगाने की जरूरत नहीं होती, जस्ट card.css नाम लिख देना बस आपने। CSS इंपोर्ट करने का तरीकाकार है। तो card.css /, ठीक है। तो ये आपके पास card.css अप्लाई होगी, लेकिन मसला ये है कि दोनों पे हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि ऐप CSS पहले चल रही है, उसके बाद card.css चल रही है। समझ आ रही है बात? एक फोल्डर बनाया कंपोनेंट का, ठीक है, कार्ड के नाम से, उसके अंदर मैंने card.jsx और card.css रख दी। अब card.css के अंदर मैंने एक हेडिंग की क्लास को टारगेट किया और उसका कलर मैंने कर दिया ग्रीन, और इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया कार्ड वाले कंपोनेंट में, ठीक है। और जब मैंने इसको इंपोर्ट किया तो ये दोनों ही को कलर, क्योंकि ओवरराइड हो जाती है CSS, पहले ऐप वाली CSS आ रही है फिर कार्ड वाली CSS आ रही है, तो कार्ड वाली की जो प्रायोरिटी है वो ज्यादा होती है, नीचे आ रही है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। इनलाइन CSS लिखने का तरीकाकार क्या है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इनलाइन CSS लिखने का तरीकाकार क्या है, स्टाइल इज इक्वल टू पहली करली ब्रेस जावास्क्रिप्ट के लिए, दूसरी करली ब्रेस ऑब्जेक्ट के लिए, क्योंकि CSS जो है ना इसमें एज ए ऑब्जेक्ट यूज होती है। इसके अंदर फर्ज करो मैं कह रहा हूं कलर, इसमें सारी प्रॉपर्टीज आप यूज कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर जो भी है, कलर कॉलन, और मैंने कहा ब्लू, सेव किया। तो ये इनलाइन CSS यूज करने का तरीकाकार है, ठीक है। इनलाइन CSS हमने पहले भी काफी दफा यूज किया, तो इनलाइन CSS यूज करने का तरीकाकार। और कोई चीज लगानी है हमने, कोमा, बैकग्राउंड कलर, और मैं कह देता हूं ग्रे, जो भी आप कोड वगैरह जो भी आप देना चाह रहे हो इधर, तो ये ग्रे बैकग्राउंड कलर हो गया। पैडिंग शेडिंग ये इनलाइन स्टाइलिंग होगी। अब ये जो मसला आ रहा है इसको कैसे सॉल्व करना है हमने, कि ये जो क्लास थी दोनों में सेम थी, ऐप कंपोनेंट में भी हेडिंग की क्लास है एक पड़ी हुई और एक कार्ड वाले कंपोनेंट में पड़ी हुई है। ऐप में हमने उस हेडिंग की क्लास का कलर app.css में हमने किया रेड, और card.css के अंदर हमने उसका कलर कर दिया ग्रीन, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास CSS यूज करने का तीसरा तरीका आता है, CSS मॉड्यूल्स। उसमें क्या करना होता है आपने, ठीक है, इस card.css को आपने इसका नाम चेंज करके, ये रखी ऐसे ही जाएगी जैसे हम रख रहे हैं, मोस्टली हम अलग-अलग कर देते हैं, इसका आपने रीनेम करना है और इसके आगे आपने लगा देना है module.css, ठीक है, card.module.css, ठीक हो गया। तो ये आपकी होगी card.module.css, लेकिन आपके पास इसको इंपोर्ट करते हैं card. अब हो गया नाम इसका module.css, ठीक है। तो अभी भी आपके पास कोई, अब देखो वो ग्रीन वाला कलर नहीं आ रहा, अब रेड ऐप वाला आ रहा है। अच्छा, अब इसका यूज कैसे करना है, अब ये इंपोर्ट जरा दूसरे तरीके से होगी। इंपोर्ट स्टाइल्स, इसका नाम कोई भी दे सकते हैं, फ्रॉम module.css, यानी पहले इंपोर्ट हो रही थी ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। इसको मैं कर देता हूं कमेंट, ये नॉर्मल तरीका आ गया। और मॉड्यूल इंपोर्ट करना है आपको, इंपोर्ट इसका नाम देना पड़ेगा आपको, कोई भी स्टाइल्स दे रहा हूं मैं इसका नाम, और फ्रॉम ./
डॉट मॉड्यूल डॉट CSS। ठीक हो गया, ये आपका हो गया। अब जब यहां पे आपने अब क्लास नहीं देनी, हाँ ये क्लास आपकी कहां पड़ी हुई है, यहां पड़ी हुई है हेडिंग की। अब ये इस तरीके से यूज होगी, इसको खत्म कर देंगे स्टाइल, ठीक है, और हम लिखेंगे स्टाइल्स, वो जो नाम मैंने इंपोर्ट किया डॉट हेडिंग, जो आपकी जो स्टाइल आप यहां पे लगाना चाह रहे हो ये एज ए ऑब्जेक्ट बन के आपके पास आ जाएगा। ये क्लासेस जो हैं वो एज ए ऑब्जेक्ट बन के आ जाएंगी। सेव करेंगे, अब इसमें एरर आ गया, क्या मसला आया देखते हैं, क्या गलती हो गई है हमसे। अच्छा जी, H1 स्टाइल प्रॉप एक्सपेक्ट मैपिंग फ्रॉम द स्टाइल प्रॉपर्टी टू वैल्यू, इसका नाम माय स्टाइल्स कर देता हूँ, मे भी स्टाइल की वजह से आ रहा है। ठीक है जी, कैरी स्टाइल मैपिंग स्टाइल प्रॉपर्टी टू वैल्यू स्टाइल डॉट माय स्टाइल डॉट हेडिंग वाई, एक मिनट, मॉड्यूल जी, देखते हैं हम क्या गलती कर रहे हैं जी। मॉड्यूल CSS देख लेते हैं जी, हमने क्या गलती की है। इंपोर्ट स्टाइल स्टाइल्स डॉट $साइन क्लास, हाँ अच्छा क्लास के अंदर, ठीक है, क्लास नेम ठीक हो गया ऐसे, सॉरी मैं स्टाइल में देखा, माय स्टाइल्स डॉट हेडिंग, ऐसे क्लास नेम का हमने देना है, माय बैड। तो ये आपका सेपरेट हो गया। अब देखो क्लास दोनों की सेम है, अगर आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करोगे तो इसकी क्लास हेडिंग लगी हुई थी इसको, ठीक है, और इसको दूसरे तरीके से लगी। अब इसमें क्लास दोनों को सेम लगी होगी, लेकिन ये चेंजेस क्या आती हैं वो देखनी है आपने। हेडिंग क्लास लगी हुई है H1 को, जो कि ऐप में पड़ी हुई है। कार्ड के अंदर जो हेडिंग पड़ी हुई है उसको लगी हुई है हेडिंग अंडरस्कोर हेडिंग अंडरस्कोर, और ये इस तरीके से दोनों को अप्लाई जो हो रही है क्लास स्टाइलिंग वाली वो हेडिंग हो रही है इसको भी, और ऐप के अंदर ऐप डॉट CSS में भी हेडिंग पड़ी हुई है डॉट। लेकिन ये अप्लाई करने का जो तरीकेकार मॉड्यूलर जब हम कर देते हैं तो इसकी जो क्लास होती है ये स्कोप्ड हो जाती है, स्कोप्ड SCOPED, स्कोप्ड, यानी अब ये जो डॉट हेडिंग है यहां पे जो पड़ी हुई है मॉड्यूल वाली CSS के अंदर इस क्लास का जो स्कोप है वो इस कंपोनेंट के हद तक है। अब वो इस कंपोनेंट से बाहर काम नहीं करेगी। हालांकि ये देखो डॉट हेडिंग था सेम, अगर मैं ये मॉड्यूल्स ना करता तो ये क्लास अगर मैं इसको ना यूज करूं, जस्ट इसको मॉड्यूल ही किया है ना, तो तब भी इसका असर नहीं होगा इस पे। अब वो जो ये वाली जो CSS है ये वाली, अगर मैं इसका मॉड्यूल रीनेम करके ओल्ड वाला नाम कर दूं, जस्ट ये कर दूं और इसको इस तरीके से इंपोर्ट कर दूं जैसे मैंने ऊपर इंपोर्ट किया हुआ था, सेव करता हूं तो क्लास नहीं दी इसको, क्लास हेडिंग ऐसे, तो ये दोनों में अप्लाई हो जाएगी। लेकिन यहां पे हम क्या करते हैं मॉड्यूलर में, हम क्या करते हैं, एक तो इसका नाम चेंज करके हम कर देते हैं मॉड्यूल डॉट मॉड्यूल, ठीक है, और इसको इस तरीके से अप्लाई इंपोर्ट कर लेते हैं। इधर मैंने नाम इसका रख दिया स्टाइल्स, ये जो CSS है वो स्टाइल्स के नाम से इंपोर्ट हो गई इसमें। अब जब मैं क्लास दूंगा तो अब मैं उसको ऐसे दूंगा स्टाइल्स डॉट हेडिंग, ठीक है, सेव करूंगा तो अब ये डिफरेंट तरीके से आपकी काम करेगी। अब इसको जो हेडिंग की क्लास लगी हुई है वो देखो हेडिंग लगी हुई है लेकिन अंडरस्कोर कुछ उसने आगे पीछे ना कुछ चीजें लगा दी, और सेम हेडिंग की क्लास यहाँ पे पड़ी हुई है। CSS दोनों की सेम है, ये देखो हेडिंग, ठीक है, और यहाँ पे भी वो हेडिंग अब उसने स्कोप्ड कर देती है, इसे हम कहते हैं स्कोप्ड SCOPED, स्कोप। स्कोप होता है कि अब इस CSS का जो स्कोप है या इस हेडिंग का जो स्कोप है इस CSS का वो इस कंपोनेंट के हद तक है, ठीक है, मॉड्यूलर CSS कहते हैं हम इसे। तो ये तीसरा तरीका है CSS यूज करने का।
इस तरीके में क्या हो रहा था कि हम अगर हमने डिफरेंट क्लासेस के नाम डिफरेंट नहीं रखे, सेम रखे हुए, तो वो सब पे अप्लाई हो रही थी। और अगर हमने किसी अलहदा से कार्ड के अंदर, कार्ड की CSS में अगर हमने वही क्लास टारगेट कर ली तो वो सब पे अप्लाई कर देगा। तो इस तरीके से हम CSS को कंपोनेंट वाइज अलहदा अलहदा कर सकते हैं कि ये अब मैं जो CSS लिखूंगा तो वो इसके हिसाब से होगी। अगर मैंने कोई और लगानी है, फर्ज करो मैं P टैग लगाता हूं यहाँ पे और इसकी मुझे स्टाइलिंग करनी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉट पैरा, एक क्लास बनाता हूँ, मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर ग्रे, ठीक है, पैडिंग 10 पिक्सल, ठीक है, और इस पैरा के अंदर मैं कुछ लिख देता हूँ लॉरम 10, कैरेक्टर्स लिख दिए। और अब मुझे अप्लाई करने के लिए ये वाली क्लास, तो क्लास नेम और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट वाला करली ब्रेस, स्टाइल्स, स्टाइल्स जिस नाम से इंपोर्ट किया CSS डॉट पैरा, सेव करूंगा तो अब ये CSS अप्लाई होगी। और सेम अगर मैं ऐप में चला जाऊं और यहाँ पे भी मैं सेम यही पैरा उठा लूं और ऐप में जाऊं और इसके नीचे मैं एक पैरा लिख दूं और इसकी क्लास जो है वो पैरा, वो सेम क्लास नेम है जो मेरी यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। इस सारे को ऐसे कॉपी कर लूँ और यहाँ पे ला के और इधर मैं इसका बैकग्राउंड कलर रेडिश सा कर देता हूँ, ऐसे सेव करता हूँ। तो अब उसकी स्टाइलिंग अलहदा, इसकी स्टाइलिंग अलहदा। CSS के अंदर क्लासें दोनों सेम है, पैरा पैरा पहले जब कर रहे थे तब वो ओवरराइड हो रही थी, कार्ड वाली क्लास बाद में अप्लाई हो रही थी, वो सबको अप्लाई हो रही थी। लेकिन जब मैंने मॉड्यूल तरीके के साथ यूज किया इसको तो ये आपकी स्कोप्ड हो गई। अब हम जब CSS करेंगे तो मोस्टली इस तरीके से करेंगे, कंपोनेंट बनाएंगे, मॉड्यूल कर लेंगे, या हम आगे चल के और तरीकेकार यूज करेंगे। ये आपका स्टाइल करने का तीसरा तरीकेकार है, एक इनलाइन, एक स्टाइल शीट्स और एक CSS मॉड्यूल्स। इसके बाद आ जाती हैं आपकी लाइब्रेरीज, UI लाइब्रेरीज। जैसे हमारे पास बूटस्ट्रैप है तो वो आपका फ्रेमवर्क है, ठीक है, फ्रेमवर्क है, और ये हमारे पास लाइब्रेरीज होती हैं। तो जाहिर है कि एप्लीकेशन आपने देखी होंगी, डिफरेंट एप्लीकेशन, उसमें आपको कुछ बटन्स लगाने पड़ते हैं, कुछ आपको फॉर्म्स की चीज़ें चाहिए होती हैं, कुछ कैलेंडर चाहिए होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको इजीली बनाना जो होता है, स्क्रैच से बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो वो चीज़ें हमें बनी बनाई मिल जाती हैं, स्टाइलिंग के साथ हम उनका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उनकी फंक्शनैलिटीज़ बनी बनाई मिल जाती हैं हमें। उसमें हमने फंक्शंस लगाने हैं, फ़र्ज़ करो कोई डेट पिकर है तो डेट हमने सेलेक्ट की तो उसके सेलेक्ट होने पे कुछ हो, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बनी बनाई हमें लाइब्रेरीज दे देती हैं। तो आजकल स्क्रैच से चीज़ें नहीं बनाई जाती, तो हम डिज़ाइन के लिए फिर तीसरा तरीक़ेकार यूज़ करते हैं लाइब्रेरीज़ का। अब इसमें दो तरह की लाइब्रेरीज होती हैं, एक होती है कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है, एक होती है आपकी कंपोनेंट बेस्ड और दूसरी आपकी स्टाइल्ड लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है। कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरीज कौन सी हैं आपकी और स्टाइल्ड कौन सी है, ये भी हम देखते हैं। कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरीज में आपके पास जो हम यूज़ करते हैं मोस्टली, आइकन्स भी देखते हैं, ये एक लाइब्रेरी है आर्ट डिज़ाइन के नाम से, आर्ट डिज़ाइन। ये है ऑफिशियल लाइब्रेरी है जो कि बनाई हुई है इन्होंने, आपका जो चाइना का स्टोर नहीं है बड़ा अली बाबा, उनकी ऑफिशियल लाइब्रेरी है ये, ठीक है, हाँ अली बाबा की है ये, उनकी ये बनाई हुई है ये आर्ट डिज़ाइन 5 वर्जन इसका चल रहा है। इसके अलावा फ्लो बाइट पे तो बहुत सारी है, बहुत सारी है, सैकड़ों की तादाद में, वो जितनी आप एक लाइब्रेरी अच्छी तरह समझ आ जाए तो बाकी आपने खुद ही करनी है, तो हम एक लाइब्रेरी को करेंगे। इसके अलावा फ्लो बाइट है, ये भी लाइब्रेरी अच्छी है, ये एक मैंने नहीं देखी है, फ्लाई ऑन UI। इनका फ़ायदा क्या है, अब आर्ट डिज़ाइन में आप आओगे ना कंपोनेंट्स पे, कंपोनेंट्स पे क्लिक करोगे तो ये आप देखोगे इधर आपको हर चीज़ बनी बनाई वो दे रहे हैं। नेविगेशन आपको बनानी है, आपको पेज, जैसे हम बूटस्ट्रैप में थी, लेकिन यहाँ पे एडवांस है ज़रा, यहाँ पे उसके साथ फंक्शंस भी अटैच है। आपने ये बनाना है, आपने ये स्टेप्स बनाने हैं,
आपने ये डाटा एंट्री का कोई काम करना है, आपने कलर्स पिकर लेने हैं, आपने फॉर्म्स की कुछ चीज़ें बनानी है। लेफ्ट साइड पे आप आओगे, बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे बटन्स के डिफरेंट वर्जन्स हैं। फिर लोडिंग बटन दिखाना है, वो जो हम बूटस्ट्रैप में कर रहे थे। इसके अलावा आपने कुछ इस तरह के बटन दिखाने हैं, कुछ ऐसे बटन दिखाने हैं, कुछ ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है। ये यहाँ पे बनी बनाई चीज़ें पड़ी हुई हैं। फिर नीचे APIs हैं, इनको यूज़ करेंगे। बटन पे क्लिक हो तो क्या हो, बटन की लोडिंग स्टेट कैसी हो, बटन का कलर कैसे चेंज हो, बटन का href क्या हो, बटन का डिसेबल कैसे हो, डेंजर कैसे हो, क्लास नेम कैसे हो, ब्लॉक कैसे हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑप्शंस। ये नीचे इसके फिर मज़ीद ऑप्शंस हैं। तो ये बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और बहुत ज़्यादा मतलब कस्टमाइज्ड लाइब्रेरी है। इसके अलावा आप नीचे देखो, लेफ्ट साइड पे देखोगे आपके पास और भी बहुत सारी चीज़ें। ड्रॉप डाउन, अब ड्रॉप डाउन की इनके आप देखो ज़रा, ये आ गया। तो ये इस तरह की ड्रॉप डाउन है। मेन्यू बार, एक मिनट, ड्रॉप डाउन नहीं, लोडिंग होने में टाइम ले रहा है। मेन्यू बार्स हैं, लेफ़्ट मेन्यू बार ऐसे आपने बनाना हो कुछ, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ये चीज़ें आ रही हैं। इसके अलावा चेक बॉक्सेस आ रहे हैं, इसमें आपने इस तरह के चेक बॉक्सेस बनाने हैं, ठीक है। इसके चेक होने पे कुछ फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, इस तरह की चीज़ें। ये चेक ऑल किया तो मैंने सारे चेक हो गए। इस तरह की फंक्शनैलिटी नॉर्मली लिखना मुश्किल होती है। कलर पिकर, डेट पिकर, लोड नहीं हो रही साइट, नेट कौन सा कनेक्ट है। तो ये डेट पिकर्स हैं, आपने इस तरह के लेने हैं। मल्टी डेट्स लेनी है आपने, यहाँ से लेकर टाइम भी साथ लेना है आपने डेट के साथ। तो इसके अलावा स्टार्ट डेट लेनी है, एंड डेट लेनी है आपने। 2 दिन सेलेक्ट करवाने हैं, 5 दिन सेलेक्ट करवाने हैं। वीक वाइज सिलेक्शन हो रही है, ये मंथ वाइज सिलेक्शन हो रही है, जनवरी से आगे अप्रैल तक। इस तरह की कुछ करवाना है आपने। कुछ ऐसे टाइम आ रहा है और ईयर्स आ रहे हैं, ईयर्स की स्टार्ट ईयर एंड ईयर लेना है आपने। तो इस तरह की चीज़ें नॉर्मली बनाना मुश्किल होती हैं। स्टार्ट डेट लेनी है आपने टाइम के साथ और एंड डेट टाइम के साथ लेनी है आपने। ओके करेंगे और इसके बाद ये ओके करेंगे तो एंड डेट स्टार्ट डेट आ गई। ये चीज़ें नॉर्मली, ये देखो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत कुछ है इसमें। और ये वो चीज़ें हैं जो वेबसाइट एप्लीकेशन में यूज़ होती हैं, रिक्वायरमेंट की बेस पे बनी हुई है ये। तो ये आप नीचे ऑप्शंस हैं, इनके कैसे यूज़ होंगे। अब मैं एक बार में आपको बता रहा हूँ, बाकी आप खुद देखोगे। फॉर्म्स की इनके पास बनी बनाई चीज़ें पड़ी हुई हैं। थर्टी मिनट्स की ना रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर पार्ट 2 कर लेंगे। तो ये ज़रा ना लोडिंग में क्या हो रहा है नेट को। रेडियो बटन्स, ये आपके रेडियो बटन इस तरीके से बना सकते हो आप। बहुत कुछ है। सेलेक्ट आ गई, सेलेक्ट है। इसके जो है ना वो एग्जांपल्स लोड होने में टाइम ले रही है। नेट स्लो है या क्या वजह है। ये आ गई, ठीक है ना। तो ये आपकी सिलेक्शंस, इस तरह के ड्रॉप डाउन्स आपने कुछ दिखाने हैं, सिलेक्शंस इस तरह के। ये कम्प्लेक्स किस्म के सिनेरियोज बनते हैं एप्लीकेशंस में। तो ये उनको टाइम पिकर आ रहा है, ट्रांसफ़र, बहुत सारे इनके पास। कैलेंडर, कोलैप्सिबल, कैरोसल, वो जो स्लाइडर उसमें होता है हमारे पास, ये वाला स्लाइडर, ठीक है। ये स्लाइडर्स बनाने हैं आपने, ये चीज़ें करनी है। QR कोड भी इन्होंने एक नया आया 5.1 के अंदर इनके पास। इस तरह टूअर्स, अगर आपने अक्सर देखा होगा, एक एप्लीकेशन नई इंस्टॉल करते हो, नई वेबसाइट पे जाते हो, टूअर्स होते हैं कि यहाँ करो फिर यहाँ करो, ये चीज़ ये बनाना हो। तो इनके पास बहुत ड्रायर्स, साइड बार, मोडाल्स, नोटिफिकेशंस और बहुत कुछ है इनके पास। इसी तरह लाइब्रेरी ये फ्लो बाइट है, ये भी काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है। इसमें भी सेम चीज़ें, कार्ड्स बनाने हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ज़रा चीज़ें ज़रा रिएक्ट की सेंस में है हर चीज़। इसके अलावा ये एक नई लाइब्रेरी है, इसको मैं देख रहा था, इसमें भी काफ़ी कुछ है, काफ़ी ऑप्शंस हैं। कैरोसल इनका मैं देख रहा था, बड़े अच्छे बने हुए हैं इन्होंने। ये चीज़ें इन्होंने बना के रखी हुई हैं, जैसे हमने उसमें यूज़ किया था तो यहाँ पे भी यूज़ कर। राइट साइड पे इसकी डिटेल्ड ऑप्शंस हैं। ये वाली अच्छी है, इसको फ्लो बाइट को बंद करते हैं, ये वाली देखते हैं। ये रिएक्ट प्राइम, ये भी अच्छी है, ये भी मैंने यूज़ करवाई थी एक दफ़ा। तो ये आपकी ये, ठीक है, मेंशन करना हो किसी को
तो ये बहुत सारी आपकी ऐड साइन लगाते हैं, नीचे वो ऑप्शंस आ जाते हैं। ये चीज़ अब नॉर्मली बनाना मुश्किल है, ठीक है, ये बनी बनाई पड़ी हुई है, लेकिन इसको यूज़ करना सीखना है आपने। इस तरह की ये मशहूर लाइब्रेरी है मटेरियल यूआई के नाम से। तो इसके अंदर आप गेटिंग स्टार्टेड में जाओगे, लेफ़्ट साइड पे कंपोनेंट में जाओगे तो आपके पास यहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी हैं। इसमें बटन्स पे जाओगे तो इस तरह के बटन्स, ये इफ़ेक्ट वाले बटन मुझे तो वैसे पसंद नहीं है ये बिल्कुल भी, तो ये किसी ने यूज़ करनी हो तो ये मटेरियल यूआई है। एक लाइब्रेरी आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी, आप यूज़ कर सकते हो। ये चंद एक लाइब्रेरीज़ हैं। आपने कौन सी यूज़ की हुई है? का जो मैं कह रहा था ना, बूटस्ट्रैप ऐसे यूज़ नहीं करना। बूटस्ट्रैप के लिए भी रिएक्ट की बाइंडिंग है, रिएक्ट बूटस्ट्रैप, इन्होंने भी रिएक्ट के लिए इसकी बाइंडिंग मतलब यूआई लाइब्रेरी बनाई हुई है। ये इनका वर्जन है और ये वर्जन बूटस्ट्रैप 5 यूज़ कर रहे हैं इस टाइम पे। तो गेटिंग स्टार्टेड में जाओगे आप, इसका मैं कलर वाइट कर लेता हूँ, और लेफ़्ट साइड पे कंपोनेंट में जाओगे तो अलर्ट जो है वो अब इस तरीके से यूज़ होगा। इसमें अलर्ट इंपोर्ट करेंगे और अलर्ट को इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। ये तरीक़ेकार कार्ड्स हैं, सिंपल हम कार्ड के HTML, लेकिन अब रिएक्ट के अंदर हम इस तरीके से, अगर आपने बूटस्ट्रैप यूज़ करनी है तो आप इस तरीके से यूज़ करोगे। तो हम बूटस्ट्रैप वैसे अब यूज़ नहीं होती, ठीक है, तो ये हमारा जो तरीक़ेकार है स्टाइलिंग करने का, ये हमारा चौथा तरीका है यूआई लाइब्रेरीज़ का। दो तरह की लाइब्रेरीज़ हैं, जैसे कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी, ये सारी जो हमने देखी है ये कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरीज़ है। कंपोनेंट बने बनाए पड़े हैं, उनको यूज़ करना है आपने। मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर वो मसले आ जाते हैं। कोशिश करते हैं एक या दो, या फिर हम यूँ करते होते हैं कि इसमें से कोई एक पार्ट यूज़ कर लिया इसका, उसी को फिर इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि क्लासेस सेम हो सकती हैं ना, तो इश्यूज़ आ जाते होते हैं। मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन इश्यूज में भी बन जाए कहीं पे। तो आइकन्स भी देखते हैं। अच्छा, इसके बाद दूसरी जो काइंड ऑफ लाइब्रेरीज होती हैं वो स्टाइल्ड टाइप लाइब्रेरीज होती हैं, स्टाइल करने के लिए। लाइक स्टाइल्ड कंपोनेंट के नाम से एक लाइब्रेरी है बड़ी मशहूर, ये भी मशहूर लाइब्रेरी है, ये भी यूज़ होती है। और एक और इसके अल्टरनेटिव आ रही है अब इमोशंस के नाम से। डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे तो आप लेफ़्ट साइड पे इसको, ये काफ़ी टेक्निकल लाइब्रेरी है, तो इसको हम जस्ट इसका इंट्रोडक्शन ही करेंगे, ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं देखेंगे, क्योंकि ये भी कहीं कहीं पे यूज़ हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या है, इसका आप होम पेज पे देखो ना, इसमें क्या होते हैं, वो बनाए जाते हैं CSS फॉर कंपोनेंट एज स्टाइलिंग योर वे विद द स्पीड ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टाइलिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसमें क्या कर रहा है वो, इसमें स्टाइल्ड कंपोनेंट्स बनते हैं, यानी कंपोनेंट स्पेसिफिक स्टाइल्स होते हैं। जैसे मॉड्यूलर CSS कर रहे थे ना, इस तरह कंपोनेंट बेस्ड होते हैं, यानी एक बटन का ना एक स्टाइल बना लेते हैं, वो जो स्टाइल होते हैं वो सिर्फ बटन के साथ ही अटैच होता है, ठीक है। वो इस तरीके से जैसे यहाँ पे इन्होंने किया हुआ ना, अब इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल जो है बड़ी मुश्किल दी हुई है, गेटिंग स्टार्टेड में इजी एग्जाम्पल्स हैं, ये वाली, ये एग्जाम्पल है। एक कॉस्ट टाइटल के नाम से कंपोनेंट बनेगा ये, ठीक है। स्टाइल्ड ये लाइब्रेरी है .h1, यहाँ पे आपका वो आ जाएगा, आप हेडिंग बनाना चाह रहे हो, टाइटल H2 बनाना चाह रहे हो, H3, या आप डिव बनाना चाह रहे हो, जो भी आपका टैग है वो आएगा। और उसके बाद बैकटिक, और यहाँ बैकटिक क्लोज, और इसके दरमियान में सारी स्टाइलिंग आएगी। इसको फिर आगे यूज़ किया जा रहा है। एक इसने ये बनाया टाइटल का, और एक बनाया रैपर का। रैपर के अंदर वो स्टाइल डॉट सेक्शन, सेक्शन ये वो HTML वाला सेक्शन है, ये टैग है, उसने दी इसको पैडिंग, और इसके अंदर बैकग्राउंड कलर उसने लगा दिया। फिर यहाँ पे यूज़ कैसे कर रहा है, रैपर ये कंपोनेंट बन गया, वही चाइल्ड वाला कंसेप्ट है, इसमें चाइल्ड प्रॉप, चिल्ड्रन प्रॉप वाला कंसेप्ट है। रैपर को एज ए बाहर सेक्शन बना दी, डिव एक सेक्शन कंपोनेंट, ठीक है, और उसके अंदर वो टाइटल, और उसके अंदर ये चिल्ड्रन आ जाएंगे, चिल्ड्रन कंपोनेंट, चिल्ड्रन वाला कंसेप्ट के थ्रू ये इन्होंने स्टाइलिंग की हुई है। ये है स्टाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है। ये लाइब्रेरी इसमें आ जाती है। इसके अलावा एक होती है इमोशन के नाम से, ये भी इसी स्टाइल्ड कंपोनेंट का ही एडवांस वर्जन आप कह लो, ठीक है। ये भी कुछ ऐसे ही काम कर रही है। कलर
वाइट यहाँ पे div बनाई, div को क्लास नेम दिया और CSS और बैकटिक और उसके बाद इसकी सारी CSS। ये एक किस्म की आपकी इनलाइन CSS वाला काम हो रहा है। लेकिन इसकी ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके साथ। एक ये लाइब्रेरी है और एक और लाइब्रेरी जो हम यूज़ करते हैं यूटिलिटी बेस्ड लाइब्रेरीज जैसे कि टेलवेंट CSS, इसको हम देखेंगे। आजकल ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। ठीक है, स्टाइल्ड कंपोनेंट देख लेंगे हम, जस्ट इंट्रोडक्शन। टेलवेंट CSS को हम ज़रा डीपली देखेंगे। ये आपकी अब आगे बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। कहीं पे भी आप देखोगे जॉब्स में तो आपको टेलवेंट CSS जो है ना वो ज़्यादा यूज़